वेस्टर्न पेनिटेंचरी से 6 कैदी गायब हैं। पुलिस का कहना है कि वो दिन में ही जेल तोड़कर भाग गए हैं। वेस्टर्न में ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीनो पॉन्टिस के अच्छे आईक्यू की वजह से उसकी लोगों के बीच जबरदस्त धाक थी। हर सिक्योरिटी सिस्टम में कोई ना कोई कमी होती है और जेल्स भी उससे अलग नहीं है। वेस्टर्न पेन बहुत ही बदनाम जगह थी। वहां जो भी कैदी आते थे वो बहुत ही कट्टर अपराधी होते थे। इसका निकनेम था वॉल। ऐसा दीवार की वजह से भी था, पर इसके पीछे इसकी ये रेपुटेशन भी थी कि ये एक हार्डकोर जेल है। मेरा नाम है नीनो पॉन्टिस। 1992 में मुझे डकैती और जेल से भागने की कोशिश के लिए 10 से 24 साल की सजा मिली। पहले दिन गार्ड ने मुझसे पूछा, तुम वेस्टर्न पेनिटेंशियरी में क्या हासिल करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं भागना चाहता हूँ। वो सब हंसने लगे, पर मैं नहीं हंसा। वेस्टर्न पेनिटेंशियरी से भागने वाले कैदी को बहुत ही खास तरह का प्लान बनाने की जरूरत थी। ये सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी। इस पूरी जेल के चारों तरफ 40 फुट ऊंची दीवार थी। यहाँ इस बात की काफी आशंका थी कि या तो मुझे किसी को मारना पड़ेगा या मैं मारा जाऊंगा। मुझे बाहर निकलना था। मुझ पर सेफ्स को तोड़ने और डकैतियों का इल्जाम था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मेरे 2 को डिफेंडेंट्स ने मुझे धोखा दिया। उन्हें सिर्फ 5 साल की सजा मिली, लेकिन मैंने मुंह बंद रखा और मुझे 24 साल की सजा हुई। जिस शख्स से सबसे पहले मेरी जान पहचान हुई, वही बाद में वेस्टर्न पेन से मेरे साथ भागने वाला था। टॉम बर्कलबा ने मुझे वार्न किया कि इस जेल में सबसे बड़े दुश्मन यहाँ के हिंसक कैदी नहीं, बल्कि यहाँ का रूटीन है। यहाँ का रूटीन आपके दिल और दिमाग को सुन्न कर देता है और आप किसी मशीन की तरह काम करने लगते हैं। आप बस जागते हैं और फिर सो जाते हैं। मुझे ये महसूस हुआ कि जो भी कैदी यहाँ से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहा था, उसे सिस्टम कुचल कर रख देता। मैंने ठान रखी थी कि बोर्डम के जरिए खुद को कुचला नहीं जाने दूंगा। मैंने खुद को जेल के बारे में कुछ नया सीखने का काम दिया। 3 साल तक हर दिन मैं ऐसा करता रहा। सुबह 7 बजे एक बेल बजाई जाती है और फिर आपको ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको वहां 8 साढ़े 8 तक पहुंचना ही होता है। मैं प्रिजन इंडस्ट्रीज में एक क्लर्क था। ये बिल्डिंग फैसिलिटी के उत्तरी छोर पर मौजूद थी। ये पेरीमीटर वॉल के नजदीक थी। इसमें जेल के लिए सभी सर्विसेज मौजूद थीं। मेटल शॉप, लॉन्ड्री और मेंटेनेंस ऑफिस, जहां मैं काम करता था। सुबह 10:30 तक काम करना पड़ता था, फिर गिनती के लिए जाना होता था या फिर काम पर ही गिनती होती थी। काम पर मेरी निगरानी सिविलियन वर्कर्स करते थे, जेल के गार्ड्स नहीं। मैंने उनका विश्वास हासिल कर लिया था, इसलिए वो मुझे टूल्स हैंडल करने देते थे। इसके बाद करीब 11:30-12 बजे हम खाना खाने जाते थे। लोगों को जानने के लिए लंच टाइम सही वक्त था। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो भागने में मददगार हो सके। फिर 3:45 बजे गिनती के लिए वापस अपने सेल में जाना होता था। अपने सेल में जाकर मैं कंसंट्रेट कर पाता था। मैं उस दिन जेल के बारे में जो कुछ जान पाता था, उसके काल्पनिक प्लान्स बनाता था। 4:30 बजे हम लोग वापस आते थे और फिर यार्ड में घूमते रहते थे। यार्ड वाले समय के दौरान मैं जेल के गार्ड्स की रूटीन, टाइमिंग्स, दूरियों और आदतों पर नजर रखता था। यार्ड में गेट के पास दीवार पर मैं अपने दिमाग में अपने खुद के प्रिजन ब्लूप्रिंट बनाता रहता था। इसके बाद हमें रात 8 बजे से 9 बजे के बीच बंद कर दिया जाता था और अगले दिन फिर वही सब दोहराया जाता था।
3 साल तक रोजाना उसी काम को करके मेरे दिमाग में वेस्टर्न पेन से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। मैं इसे अच्छी तरह जान गया। अब मुझे इसकी कोई ऐसी बड़ी कमजोरी पता लगानी थी जिसका फायदा उठा सकूं। और फिर एक सुबह एक इंजीनियर के एक मामूली से कमेंट ने मुझे रास्ता दिखाया। उसने मुझे बताया कि जहां मैं काम करता था उस प्रिजन इंडस्ट्रीज ब्लॉक के नीचे तहखाने जैसी एक जगह थी। इस तहखाने का दरवाजा मेंटेनेंस ऑफिस से कुछ ही गज की दूरी पर था। भला मैं इसे क्यों नहीं देख पाया? इसी ब्रेक थ्रू का तो मैं इंतजार कर रहा था। मैं समझ गया कि अगर मैं इस तहखाने तक पहुंच पाऊं तो मैं लोगों की नजरों से बचा रहूंगा और जमीन के नीचे रहते हुए मैं यहां से जेल की दीवार के नीचे से सुरंग बनाकर दूसरी तरफ मौजूद जेल के सप्लाई वेयरहाउस तक पहुंच सकता था। लेकिन इसमें एक समस्या थी। तहखाने में दाखिल होने के लिए मुझे उसके दरवाजे के पैडलॉक की चाबी चाहिए थी। मैंने तहखाने के गार्ड इंस्पेक्शंस पर नजर रखनी शुरू कर दी और यह देखा कि जब कोई गार्ड बाहर आता था तो उसने जो चाबी सबसे आखिरी में इस्तेमाल की होती थी वो की रिंग में सबसे ऊपर होती थी। मुझे किसी तरह इस चाबी को चुराना था। अब भला सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल में आप किसी गार्ड से चाबी कैसे चुराएंगे? मुझ पर तो इस सिलसिले में जैसे जुनून सा छा गया। फिर मैंने कॉफी के कप पर अपने दांतों के निशान देखे और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे शायद चाबी चुराने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो सिर्फ उस चाबी का एक छाप स्टायरोफोम के कप पर चाहिए था। जेल के बारे में एक कमाल की बात यह है कि वहां के गार्ड्स के रूटीन भी हमारे जैसे ही होते हैं। ठीक एक हफ्ते बाद एक गार्ड बेसमेंट से बाहर आया और मैंने 2 कैदियों को उसके साथ बातों में उलझा दिया। हैरानी की बात है कि सिगरेट्स का एक पैकेट जेल में आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। गार्ड का ध्यान भटकते ही मैंने कॉफी कप का टुकड़ा हाथ में लिया और अंदर चला गया। जरा सोचिए, सब लोग आसपास घूम रहे थे। मैं जो कुछ कर रहा था नीचे उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था और गार्ड को यह फील नहीं होने दे सकता था कि मैं चाबी छू रहा हूं। आखिरकार मैं छाप लेने में कामयाब हुआ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं। मेरा ध्यान चाबी पर इतना ज्यादा लगा था कि मैं ये देखना भूल ही गया कि कहीं दूसरे गार्ड्स की नजर मुझ पर तो नहीं थी। मैंने स्टायरोफोम को देखा। उस पर गार्ड की चाबी का एकदम साफ इंप्रेशन बन गया था। ये मेरी पहली छोटी सी जीत थी। लेकिन मुझे यह पता चल गया कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे एक टीम की जरूरत है। मैंने अपना ही एक इंटरव्यू प्रोसेस शुरू कर दिया, जबकि किसी को यह पता ही नहीं था कि मैं ये सब करने वाला हूं। मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा था जिनमें कुछ महारतें हों और उससे भी जरूरी जो भरोसेमंद हो। मैंने ऐसे 5 लोग ढूंढ लिए। कार्मेन केलर, जो एक कातिल था। उसका काम था सिक्योरिटी पासेस डिलीवर करना, यानी वो आजादी से पूरी जेल में कहीं भी जा सकता था। जॉर्ज कॉनर्ड, वो भी एक कातिल था। वो मेटल शॉप में काम करता था, इसलिए पीतल तक उसकी पहुंच थी। एंडी हाइम, जो एक चोर था जो कार्स चुराता था। हमें बाहर उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। इसके अलावा केविन बिलिंग्सली था, जिसे डकैती और हमले के सिलसिले में सजा हुई थी। वो एक माइनर के तौर पर काम कर चुका था और चाबी बनाना जानता था।
इसके अलावा मैंने अपने दोस्त टॉम बर्कलबा को भी साथ ले लिया। अब हम थे पिट्सबर्ग 6। कुछ दिन बाद बिलिंग्सली ने मुझे गार्ड की चाबी की नकल बनाकर दे दी। मुझे प्रिजन इंडस्ट्रीज में तहखाने की चाबी तो मिल गई थी, लेकिन सबसे खतरनाक चुनौती बाकी थी। मुझे सरेआम प्रिजन गार्ड्स की मौजूदगी में इस नकली चाबी को आजमाना था और खुद को पकड़े जाने से भी बचाना था। मैंने दोपहर तक इंतजार किया, जब ज्यादातर लोग खाने के लिए गए हुए थे। मैं मेंटेनेंस ऑफिस से निकला और कुछ ही गज दूर तहखाने की तरफ बढ़ गया। यह काम जोखिम भरा था। मेरे पास इस पैडलॉक से छेड़खानी करने की कोई खास वजह नहीं थी। उस वक्त अगर कोई मुझे देख सकता था तो वो था दीवार पर खड़ा गार्ड। पेरीमीटर वॉल से पूरा प्रिजन इंडस्ट्री सेक्शन नजर आता था। इसमें मेंटेनेंस ऑफिस का बाहरी हिस्सा और तहखाने की तरफ जाने वाला रास्ता शामिल था, लेकिन तहखाने का एकदम साफ नजारा गार्ड को सिर्फ टावर से ही नजर आता। कभी कभी वो वॉकवे के छोर तक गश्त लगाने के लिए टावर से हटता था। उसे वापस आने में 17 सेकंड लगते थे। मेरे पास दरवाजे तक पहुंचने, चाबी आजमाने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ 17 सेकंड थे। मैं दरवाजे के अंदर घुस गया। मैं अपने दिमाग में काउंटिंग कर रहा था। घबराहट के कारण ताले में चाबी लग ही नहीं रही थी। मैं सोच रहा था, मैं हार नहीं मान सकता। चाबी ताले में फंस रही थी और मैं परेशान हो गया। मुझे लगा कि वक्त खत्म हो रहा है। तभी ताला खुल गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे फिर से बंद कर दिया। वक्त खत्म हो चुका था। मैं बाहर आ गया। मैं मन में सिर्फ यही सोच रहा था कि मैंने अपनी आजादी का दरवाजा खोल लिया। खाने के वक्त मैं तहखाने के बाहर अपनी टीम के 2 लोगों से मिला। जैसे ही हमें मौका मिला, हम अपने काम में जुट गए। हमें फिर से बाहर निकालने के लिए केलर को 2 घंटे बाद लौटना था। हम सीढ़ियों से इस तहखाने में नीचे उतर गए। हमें वहां हार्ड हैट्स, फ्लैश लाइट्स और वर्कर्स द्वारा छोड़े गए औजार मिले। मुझे यह समझने में देरी नहीं लगी कि इस अंडरग्राउंड तहखाने का फर्श ठोस कंक्रीट से बना था। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते थे। मैं सोच रहा था कि हमारा प्लान तो दम तोड़ चुका है। तभी सामने मुझे दीवार नजर आई। मैं सोचने लगा कि अगर हम इस दीवार को तोड़ पाएं तो हम सुरंग बनाना शुरू कर सकते हैं। हम पेरीमीटर प्रिजन वॉल के नीचे से सुरंग खोदते हुए दूसरी तरफ प्रिजन सप्लाईज वेयरहाउस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पहले तो हमें यह दीवार तोड़नी थी। तोड़फोड़ की आवाज यकीनन ऊपर कोई ना कोई सुन लेता, पर हमें यह जोखिम उठाना ही था। हथौड़े की हर चोट बहुत जोर से गूंजती थी। मैं सोच रहा था कि किसी भी पल यहां गार्ड्स आ पहुंचेंगे। आखिरकार ईंटें दीवार से निकल आईं। हमें दूसरी तरफ मिट्टी नजर आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमने जेल से बाहर निकलने के लिए सुरंग खोदने की शुरुआत कर दी थी। हम वहां से जल्द निकल गए क्योंकि हमें डर था कि किसी ने हमारी आवाज न सुन ली हो। बस तभी से हमने जेल के रूटीन के हिसाब से खुदाई करने का एक पैटर्न तय कर लिया। लेकिन केलर और बिलिंग्सली का काम ऐसा था कि वो एक से दूसरी जगह जाते रहते थे। जब तक लोगों का काम ठीक से होता रहता, उन्हें कोई मिस नहीं करने वाला था। उनके पास लंच के बाद खुदाई के करीब 3 घंटे थे। इस वक्त के दौरान वो 2 या 3 फुट खुदाई कर सकते थे और साथ ही सफाई भी।
3:15 बजे के बाद मैं उन्हें बाहर निकाल देता था। 3:45 बजे होने वाली गिनती से पहले वो अपनी जगह पहुंच सकते थे। जेल से भागने का ख्याल बहुत से लोगों के दिमाग में घूमता रहता था, पर हम खुशकिस्मत थे कि इसका पहले से पता लगाकर उन्हें रोक लेते थे। उन्हें यह काम बहुत थोड़े वक्त में करना पड़ता था, क्योंकि एक कहावत है, जेल में कोई सीक्रेट नहीं होता। और मुझे ये बात ज्यादातर सच ही लगी। ऐसे में या तो आपका लक साथ दे या फिर आपकी टाइमिंग सही हो। हमने और ज्यादा जोखिम उठाने शुरू कर दिए। हम ऑफिस से टूल्स उठा लाते थे और कोशिश करते थे कि खुदाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त निकल पाए। मुझे डर था कि हम जिस मिट्टी को खोद रहे हैं वो कहीं ढह ना जाए। कोई टनल बनाने के लिए हमारे पास सही सपोर्ट नहीं था। मैं तो बस दुआ करता रहता था कि बिलिंग्सली जो कर रहा है उसे ठीक से करता रहे। मैं सुरंग के अलावा और किसी बारे में सोच ही नहीं रहा था। ये मेरी जिंदगी बन गई थी। 4 हफ्तों में हम जेल की दीवार के नीचे से खुदाई कर चुके थे और सुरंग को वेयरहाउस की तरफ बढ़ाने के लिए तैयार थे। मैंने अंदाजा लगाया कि हम जेल से भागने से सिर्फ 4 हफ्ते दूर थे। एक दिन लंच के दौरान मैंने रोज की तरह साथियों को तहखाने में लॉक कर दिया। तभी लॉकडाउन के लिए सीटी बजी। मेरे दिमाग में फौरन ये बात आई, मारे गए, उन्हें शायद सुरंग मिल गई है। विसिल से जेल में हर कोई ये जान जाता था कि कहीं कुछ हुआ है, इसलिए अब लॉकडाउन किया जाएगा। कैदियों को फौरन अपने सेल्स की तरफ जाना होता है और ऑफिसर्स उनकी निगरानी करते हैं ताकि उन्हें अंदर बंद किया जा सके। तब एक मास्टर काउंट किया जाता है। अगर कुछ लोग गायब मिले तो जेल से भागने की स्थिति में अपनाए जाने वाले इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू कर दिए जाते हैं। हमें फौरन प्रिजन इंडस्ट्रीज से हमारे सेल ब्लॉक्स की तरफ ले जाया गया। मुझे घबराहट हो रही थी। अगर सुरंग का पता चल गया था तो सब कुछ खत्म हो गया था। फिर मैंने सुना कि एक ब्लॉक में छुरेबाजी की घटना हुई थी। तब मुझे पता चला कि उन्हें सुरंग नहीं मिली थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने बिलिंग्सली और केलर को बाहर नहीं निकाला तो वो गिनती में गायब पाए जाएंगे। मुझे उल्टी दिशा में तहखाने की तरफ जाना था। मैं जब दरवाजे से 15 फुट दूर रह गया था तो एक गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे कंप्यूटर बंद करना है। उसका ध्यान बट गया और मैं आगे बढ़ता गया। मैंने चिल्लाकर उन्हें बाहर निकलने को कहा। फिलहाल मिट्टी हटाने का वक्त नहीं था। हम जैसे ही मुड़े, हमारे सामने एक गार्ड था। उसकी नजरों से लग रहा था जैसे उसे शक हो गया था। हम उसके पास से आगे बढ़े तो मैंने उसके रेडियो की आवाज सुनी। मुझे लगा कि बस अब हम पकड़े जाएंगे। भागने का प्लान चौपट। मुझे पूरा डर था कि वो बैकअप के लिए कॉल कर रहा है। मेरी सांस रुक गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार हम बच गए, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देने वाली थी। अब हमें जल्द से जल्द इस सुरंग को खोदना था। हम करीब 30 से 40 फुट सुरंग खोद चुके थे। अब हम शायद वेयरहाउस के नजदीक थे। नीचे गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मैं कई बार बेहोश हो गया। मिट्टी गिरती रहती थी। मैं किसी भी पल जिंदा दफन हो सकता था। आखिरकार सामने कंक्रीट आ गई। हमारे ऊपर जेल का सप्लाईज वेयरहाउस और आजादी का रास्ता मौजूद था।
मेरी योजना ये थी कि वेयरहाउस के बंद होने का इंतजार किया जाए और फिर कंक्रीट में सुराख बनाकर उसे कमजोर बनाया जाए। मैंने एक ड्रिल चुरा ली थी। मैं जानता था कि लोग इसे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हमारे पास ज्यादा मौका नहीं था। हमें जेल तोड़कर भागना था। हमें लगा जैसे हमने पूरा पहाड़ तोड़ डाला। मैं बाहरी दुनिया की हवा में सांस ले पा रहा था, इसकी ठंडक और खुशबू का एहसास कर पा रहा था। मैंने कंक्रीट में कई छेद किए और आखिरकार इतना बड़ा सुराख बना लिया कि उसमें से बाहर निकला जा सके। बस अब हमारा रास्ता साफ था। हम अगली सुबह जेल से भाग रहे थे। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मैं कांपता रहा। मैं पूरे 45 मिनट तक थर-थर कांपता रहा। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे कि गार्ड मुझ पर गोली चला रहा है या टनल धंस रही है। मैं सोचता रहा कि अगर मेरा प्लान चौपट हो गया तो क्या होगा। मैंने इस पर फिर से सोचा। अगर हम सुरंग से बाहर निकल जाते तो हम किसी स्टाफ की नजर में बिना आए प्रिजन सप्लाईज वेयरहाउस पहुंच सकते थे। इसके बाद हमें एक कोर्टयार्ड में निकलना था, जिसकी निगरानी एक गार्ड टावर करता था। हमें गार्ड टावर से 30 फुट चलकर बिना किसी को नजर आए एक एग्जिट डोर तक यहां आना था। वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हम पर बहुत दबाव था क्योंकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए थे। जब सुबह हुई और हम तहखाने में एक दूसरे से मिले तो बड़ी राहत महसूस हुई। ऊपर मौजूद वेयरहाउस अब भी लॉक्ड और अलार्म्ड था। हमें इसके खुलते ही निकलना था। हमने वेयरहाउस के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। हमें इशारा मिल चुका था। सबसे पहले केविन बिलिंग्सली निकला और टॉम के पीछे सबसे आखिर में मैं। टनल में आगे बढ़ने के लिए हमें ज्यादातर जगहों पर अपने हाथ आगे करके पैर के अंगूठों से खुद को धकेलना होता था और हाथों की उंगलियों से खुद को खींचना होता था। मैंने अपना सिर ऊपर कर रखा था ताकि ज्यादा से ज्यादा देख सकूं और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था और इस दर्द की वजह से मैं तो जैसे शॉक में ही चला गया था। बेताबी बढ़ती जा रही थी क्योंकि हम वहां से जल्द निकलना चाहते थे। मेरे ऊपर मिट्टी गिर रही थी और पानी भी नीचे टपक रहा था। मुझे लगा कि किसी भी पल ये सारी जमीन हम पर गिर सकती है और किसी को हमारे यहां होने का पता भी नहीं था। मैं सुरंग से बाहर आया। मुझे ग्रीस वाले फ्लोर की स्मेल आ रही थी। इससे खुशगवार स्मेल और कोई नहीं हो सकती थी। अब बस हमें कोर्टयार्ड को पार करना था और फिर हम आजाद थे। मैंने दरवाजे को जोर से खोला और वो खुल गया। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था। फिर टावर के नजदीक मुझे एक गार्ड नजर आया। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने सिर हिलाया, उसने भी सिर हिलाया। मैंने सबको अपने अपने हेलमेट्स पहनने को कहा। हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह बाहर निकलना था, जैसे कि हम यहाँ काम कर रहे थे। अब हम वापस नहीं लौट सकते थे। मैं ब्लूप्रिंट्स लिए हुए सबसे आगे था और बाकी सब मेरे पीछे थे। मैं चलता जा रहा था और मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं गार्ड रेडियो पर बैकअप ना बुला ले, गोली ना चला दे। फिर प्रिजन का अलार्म बज उठा।
मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं ये दरवाजा खोल लूं तो भागने का मौका मिल सकता है। मैं सोचने लगा कि सामने शायद हथियारबंद गार्ड्स मौजूद होंगे। मैंने हैंडल पर अपना हाथ रखा। वहां ना गार्ड्स थे, ना सिपाही और ना ही गन्स। वो अलार्म हमारे लिए नहीं बजा था। दिल में जो एक्साइटमेंट थी उसे बयान नहीं किया जा सकता। सच कहूं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया है। हम ताजी हवा में बाहर आए, शानदार धूप खिली हुई थी, हम आजाद थे, बाहर थे। एंडी हाइम ने अपना काम करते हुए एक पॉन्टियाक को हॉट वायर किया और मैंने वेस्टर्न पेन पर आखिरी नजर डाली, जैसा कि मुझे लग रहा था। वेस्टर्न पेनिटेंशियरी से 6 कैदी गायब हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अंदर से बाहर तक एक सुरंग खोदी और फिर जेल से भाग गए। जब तक ये कैदी नहीं मिलते, वेस्टर्न पेनिटेंशियरी लॉकडाउन में है। 1997 में मैं पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस फ्यूजिटिव एप्रीहेंशन यूनिट के 6 ट्रूपर्स में से एक था। जब पुलिस रेडियोस पर खबर सुनी तो हम सभी हैरान हो गए। सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली इस जेल से कैदी कैसे भाग सकते थे, और वो भी एक नहीं, पूरे 6, आधा दर्जन कैदी। अगर इस घटना की तरफ पुलिस अधिकारियों और जनता का ध्यान नहीं जाता तो फिर किस तरफ जाता? 6 कैदियों ने इस जेल में 30 फुट लंबी सुरंग खोदी और भाग गए। मैं इसे खुद देखना चाहता था। मैं अपने आप इस टनल को देखना चाहता था। तो मैं अधिकतम सुरक्षा वाली उस जेल में पहुंच गया। जब मैं टनल में घुसा तो उसमें कीचड़, नमी और स्मेल थी। शायद वो कैदियों के पसीने की गंध थी। उनके दिमाग में एक ही मकसद था कि टनल के पार जिंदगी मौजूद है, राइट? यानी उनकी आजादी, और मुझे उनकी आजादी छीननी थी। कैदियों को जेल से भागे अब तक कई घंटे हो चुके हैं। हालांकि पुलिस बड़ी सक्रियता से उनकी खोज कर रही है, पर वो अब तक नहीं मिले हैं। मीनू ने तय किया कि अगर हम इस तरह एक साथ जाएंगे तो हमें एक ज्यादा बड़ी कार चाहिए। इंडियाना पहुंचने से पहले हमने एक वैन चुराई, उसमें काफी जगह थी। हम इसे वहां ले गए। फिर हम लगातार बदलते रहे वैन की प्लेट्स। पुलिस का मानना है कि इन कैदियों ने जेल के नजदीक वाले पार्किंग लॉट से एक कार चुराई है। दूसरे दिन चोरी हुई कार मिल गई। ये एक 79 पॉन्टियाक ब्रॉन्ज बानीवेल कार है और इसकी पिछली विंडो को तोड़ा गया है। ये एक बड़ा सुराग था। हम सब रोमांचित हो गए। उन्होंने एक वैन चुराई थी। इससे पता चलता था कि वो एक साथ हैं। हमारी उम्मीद बढ़ गई थी। हम ओक्लाहोमा पहुंचे और केविन ने उस शख्स को फोन किया। वो टेक्सास में ट्रेविस नाम के किसी शख्स को जानता था और ट्रेविस ने कहा कि वो हमें कुछ वैध दस्तावेज दिला देगा और फिर हम जा सकते थे मेक्सिको। नीनियो पॉन्टिस स्पेनिश बोलता है, तो क्या वो क्वेबेक जाएगा? मुझे तो शक है। तो क्या वो मेक्सिको जाएगा? तो वो दक्षिण की तरफ भागे और इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरफ शुरू हुई। हम ह्यूस्टन टेक्सास के एक होटल में गए। यहाँ हमें चुपचाप बैठकर बिलिंग्सली के उस कांटेक्ट का इंतजार करना था जो नकली दस्तावेज लाने वाला था। अपने कनेक्शंस के जरिए हमने ये पक्का कर लिया कि किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमारे पास पैसा और गन्स दोनों थे। हम बियर और मौज मस्ती के जरिए वक्त गुजारने लगे। हम निराश थे। कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मीडिया एक ही खबर से चिपका हुआ था।
सभी 6 कैदियों के चेहरे टीवी पर दिखाए जा रहे थे। हम पर कुछ हासिल करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। हमें उन्हें गिरफ्तार करना था। आजादी पाकर वो दीवाने हो गए थे। अगर अपनी कहूं तो मैं भी किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया था। लेकिन वो सब लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। कामन को निंजा नजर आ रहा था। वो तो जैसे जंगलों में दौड़ता फिर रहा था। इस सब से मैं परेशान हो गया। हर कोई बेलगाम सा हो गया था, कोई अपने काबू में ही नहीं था। मैंने उनसे कहा कि देखो, मुझे बस स्टेशन ले चलो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। बस यही वो आखिरी बात है जो मुझे याद है। छह दिन हो गए थे। मैं 8 जनवरी से इस केस पर काम कर रहा था। मैं परेशान था, हताश था। मैं किसी ब्रेक का इंतजार कर रहा था और वो ब्रेक एक फोन कॉल की शक्ल में आया। फोन पर किसी ने कहा, बरकेल्बा पकड़ा गया ह्यूस्टन में। मेरा सामान तैयार है, मैं बस निकल रहा हूं। भागे हुए कैदी थॉमस बरकेल्बा को ह्यूस्टन में पकड़ लिया गया है। वो एक बस स्टॉप पर टहल रहा था। बरकेल्बा ग्रे हाउंड बस टर्मिनल पर नजर आया था। एक एम्बुलेंस को बुलाया गया क्योंकि वो टर्मिनल के फ्लोर पर रेंग रहा था। जब मैं बस स्टेशन पर था तो मुझे हार्ट अटैक हुआ और बस फिर मुझे ये याद है कि मैं अस्पताल में था। मैं फिर फंस गया था। मैं मरते मरते बचा था। मुझे थॉमस बरकेल्बा से पूछताछ करनी थी। मैं बाकी 5 के बारे में भी जानना चाहता था। क्या वो अब भी साथ थे? क्या वो किसी व्हीकल में थे? क्या वो बॉर्डर पार कर रहे थे? क्या हमें देर हो चुकी थी? हम करीब थे, हम करीब थे, लेकिन वो मैक्सिको में थे। जब मैं इंटरव्यू रूम में पहुंचा और उस ड्रग्स के शिकार सिरफिरे थॉमस बरकेल्बा को देखा तो मेरी सारी उम्मीदें और सपने बिखर से गए। अजीब आदमी था वो। 3 घंटे 10 मिनट के बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था। उसने सबके बारे में अलग अलग कुछ नहीं बताया। बस हम और ये एक अच्छी निशानी थी। इससे हमें कुछ बढ़त मिली क्योंकि हम उस ग्रुप को ढूंढ रहे थे। 5 अलग अलग लोगों की तरह नहीं जो अलग अलग रास्तों पर रवाना हो गए हों। केलर और मैं बैक रोड्स पर ड्राइव कर रहे थे ताकि जरूरत की चीजें ले सकें। तभी सामने से पुलिस की एक कार आई। हम निकल गए और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर पुलिस की कार हमारे पीछे लग गई। उन्होंने लाइट्स जला दी। केलर को घबराहट होने लगी। मैंने उससे गाड़ी रोकने और हिम्मत रखने को कहा। बातचीत मैं करने वाला था। पुलिस वाला हमारी तरफ आया। केलर घबरा गया। उसने गाड़ी भगा दी। मुझे याद है मैंने सोचा अब हम एक हाई स्पीड कार चेज में उलझ जाएंगे।
हमने कार सर्विस रोड पर मोड़ दी। आगे रास्ता बंद था। मैंने कार मोड़ने के लिए स्टीयरिंग थाम लिया। मैं पुलिस वालों के कदमों की आवाज सुन सकता था और फिर अचानक ही मैं वहां से भागने लगा। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अधिकारियों को लगता है कि पोंटिस भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। फिलहाल वो जिस इलाके में है वो करीब 1/4 वर्ग मील है। अब वो हमसे बचने के लिए कुछ खास नहीं कर सकता है। इस बार हमने काफी बड़े इलाके को घेर लिया है। दो को पकड़ लिया था, 4 अभी फरार थे। कॉमन कैलर गिरफ्तार हो गया था। कॉमन कैलर बेशक जेल की कोठरी में था, फिर भी उसे अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस हो रहा था। वो अपने आप को कामयाब महसूस कर रहा था। इसी बात को वो जता भी रहा था। मैंने उससे कहा कि इतनी चालाकी के बाद भी तुम जेल में ही हो। 6 states. A lot of cops looking for you guys. मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा साथी कौन है, उनके साथ किसकी मिली भगत है। Booze. Wow, we got some drugs. Oh, man. उन्हें ये सब पैसा किससे मिलता है? उसने ट्रेविस का नाम बताया। Travis have a last name? अब हालात दिलचस्प होते जा रहे थे। Travis, Travis. अब हम टेक्सास में इस मामले पर काम कर रहे थे। हम लोकल और फेडरल अधिकारियों को कुछ सुराग दे सकते थे। Good times. पेंसिल्वेनिया में काम कर रहे एजेंट्स में से एक की कॉल आई। सबसे बड़ा सुराग केलर के इंटरव्यू के बाद आया। केलर जानता था कि ट्रेविस नाम का एक शख्स उसकी मदद कर रहा था। बाकी सारे भगोड़े एक ट्रेलर में थे। ये ट्रेलर ह्यूस्टन के बाहर I-10 पर था और वो जानता था कि इस प्रॉपर्टी के बाहर सफेद रंग का एक हाथी बना हुआ है। हमें वो जगह मिल गई। हम जिस ट्रेलर को ढूंढ रहे थे वो भी मिल गया। वहां बाहर लाल रंग का एक फोर्ड व्हीकल खड़ा हुआ था। हम अपने रेडियो के जरिए अपने डेटाबेस में इसके नंबर को ढूंढने लगे। 24086M। जब हमें इस नंबर की जानकारी मिली तो पता चला कि ये एक चुराया हुआ व्हीकल था। इससे हमें थोड़ी निराशा हुई। हमने देखा कि ट्रेविस उस जगह को छोड़कर उस चुराए हुए व्हीकल में वहां से जा रहा था। हम अब भी उसे फॉलो कर रहे थे। वो ज्यादा दूर नहीं गया, वो तो पैसेडीना मोटल तक गया था। वो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो हमने अपनी कार रोक दी। हम उसे देख सकते थे। वो कार से बाहर निकला और अंदर जाने लगा। हमने फैसला किया कि मारियो उसके साथ जाएंगे। हम देखना चाहते थे कि क्या हम उसे होटल के कमरे में दबोच सकते हैं। वो बाहर निकला। मैं उसके पीछे थोड़ी दूर तक ऐसी पोजीशन पर गया जहां से अपने पार्टनर को देख सकूं, क्योंकि मुझे उसे कवर करना था। उन्होंने ट्रेविस को कमरे में जाते देखा और बस इतना ही देख पाए। मारियो मुझसे आकर मिले और मुझे बताया रूम नंबर 129। अब हमारी दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी। हो सकता था कि यही वो शख्स हो। ट्रेविस बाकी तमाम नकली कागजात ले आया। अब हमारे पास आईडीज थी और हम जा सकते थे। 5 घंटे में हम मेक्सिको के बॉर्डर से गुजरकर आजाद हो जाने वाले थे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता था। मारियो और मैं वेंडिंग मशीन के पास खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे, पर हम कमरे पर नजर रखे हुए थे। अब बस कुछ होने ही वाला था। We need backup now. We need to know your ETA. We got a possible escapee. मेरे ख्याल से हम पूरी तरह तैयार नहीं थे और मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी पत्नी को यह बात पता न चल जाए। 129 possible escapee. इसके बाद कमरे का दरवाजा खुला। बेलिंग्सली और हाइम कमरे से बाहर आए। शायद उन्होंने पीछे की तरफ कार्स के आने की आवाज सुन ली थी। शायद उन्होंने होटल के पीछे पुलिस ऑफिसर्स को देख लिया था।
लग रहा था कि जैसे उन्हें शक हो गया हो। इसीलिए हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि अगले 30 सेकंड में क्या होने वाला है। अब तमाम शक खत्म हो गया था। अब कार्यवाही का वक्त था। अब उन्हें गिरफ्तार किया जाना था। हमने अपनी गन्स बाहर निकाल ली। मैंने चिल्लाने की और कार का दरवाजा जोर से बंद किए जाने की आवाजें सुनी। मैंने अपनी गन उठाई और दरवाजे की तरफ भागा। नीचे कम से कम हमारे 2 लोग थे जो उन्हें गिरफ्तार करके तलाशी ले रहे थे, लेकिन होटल रूम में अब भी कोई था और दरवाजा कभी भी खुल सकता था। होटल के कमरे में मौजूद लोग हथियार बंद हो सकते थे। अगर वो दरवाजा खोलते और फायरिंग करते तो सबसे पहले उन्हें ही गोली लगती। आखिरकार दरवाजा खुला। और पॉन्टिस बाहर आया। उस वक्त हम जोर से चिल्लाने लगे, अपने हाथ ऊपर कर लो। FBI पुलिस ने उसे घेर लिया था और वो चारों तरफ देख रहा था कि उस पर कई गन्स तनी हुई हैं। मेरी हर डिटेल पर नजर थी। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं सभी ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था। हम दोनों की निगाहें एक दूसरे पर थीं। मैं सोच रहा था कि उसके बाहर आने पर मैं देखना चाहूंगा कि अंदर और कितने लोग हैं। कहीं कोई मुझ पर गोली तो नहीं चला देगा। मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। वो अपने हाथ ऊपर नहीं कर रहा था। यही वो वक्त है जब आपकी उंगली वेपन के साइड से ट्रिगर तक पहुंच जाती है। हम पहले से ही बहुत तनाव में थे और अब ये अपने चरम पर था। अब मेरी उंगली गन के ट्रिगर पर थी। चारों तरफ गन्स ही गन्स थी। सब कुछ खत्म हो गया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब पल था। इसके बाद हम उन्हें एक एक करके निकालने लगे। उनके कमरे से ब्लैंक टेक्सास ड्राइवर लाइसेंस मिले। उनके पास 12 गेज की गोलियां थीं, एक शॉटगन थी। उस दिन हम क्योंकि जीत गए थे, इसलिए कई जगहें लुटने से बच गईं और बहुत से लोग शायद घायल नहीं हुए। पुलिस को अब तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि भागे हुए कैदियों को किस तरह गन्स और पैसे मिले। तीस साल के नीनो पॉन्टिस को जेल से भागने के इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड माना गया। जेल से भागने के बाद 12 साल से मैं 24 घंटे 7 दिन अपने जेल सेल में ही बंद रहता हूं। बस हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे के लिए मुझे खुला छोड़ा जाता है। टेक्सास में उस पुलिस वाले ने हमें सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि हमने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। अगर मैंने सीट बेल्ट लगाई होती तो फिलहाल मैं मेक्सिको में होता। यहाँ जेल में बैठकर आपसे बातें ना कर रहा होता।